वंस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज जस्ट नॉट अ टीम, दे वर अनस्टॉपेबल फोर्स। मतलब टीम्स उनसे खेलने से भी डरती थी। दे वर डोमिनेंट। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड आज अपनी फॉर्मल ग्लोरी के अंडर जी रहा है। एंड इस चीज़ के लिए बहुत से लोग ब्लेम करते हैं ग्लेजर्स को, और बहुत से लोग ब्लेम करते हैं जो कॉन्स्टेंट मैनेजरियल चेंजेस हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स हैं वो ग्लेजर्स या फिर मैनेजरियल चेंजेस से बहुत ज़्यादा डीप है, तो वुड यू बिलीव मी? यस, देर इज़ अ रीज़न जो उनसे भी ज़्यादा डीप है, और इस वीडियो में हम उसी रीज़न के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब सर एलेक्स फर्गसन मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ ट्रॉफीज ही नहीं जीतती थी, उनके पास एक फुटबॉलिंग आइडेंटिटी भी थी। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड था वो एक फिलोसफी के ऊपर काम करता था, दैट वी विल प्ले अटैकिंग फुटबॉल, वी विल बी फियरलेस एंड वी विल नेवर गिव अप ऑन अ मैच। इसी फिलोसफी के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड के हर एक प्लेयर के पास एक टारगेट होता था, उनके पास उनका जो की रोल है उन्हें पता होता था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीसन पार्क। अब जीसन पार्क के स्टेमिना के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, और उनका जो मेन रोल होता था वो होता था फ्री स्पेसेस को कवर करना, और जो सामने वाले टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उसको मार्क करना। और इस चीज में जीसन पार्क कितना ज्यादा अच्छा था इसकी कहानी हम हमेशा से सुनते आए हैं। मैंने जीसन पार्क को अपने सामने खेलते हुए भी देखा है, इसलिए मुझे पता है कि जीसन पार्क कितना अच्छा खिलाड़ी था। तो ये जो टाइम था जब सर एलेक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना ज़्यादा थ्राइव कर रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड में सर एलेक्स का रोल सिर्फ प्लेयर्स तक नहीं था, सिर्फ पिच तक नहीं था, ट्रांसफर्स, यूथ डेवलपमेंट में भी सर एलेक्स का हाथ उतना ही ज़्यादा था। और उनके अंडर एक डायरेक्शन थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज अ वेल ऑयल्ड मशीन, और वो मशीन डोमिनेंस के लिए बनाई गई थी। और यूथ सिस्टम का सबसे बड़े एग्जाम्पल थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसके पास वो रोनाल्डो एंड रूनी। तो भाई, सर एलेक्स ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक आइडेंटिटी दी थी। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में से सर एलेक्स फर्गसन चले गए इन 2013, और उनके साथ चली गई मैनचेस्टर यूनाइटेड की बैकबोन। अब एक नए मैनेजर को लेके आया जाता है जो थे डेविड मॉयस। डेविड मॉयस को इसलिए नहीं लेके आया गया था कि वो फिलोसफी में फिट बैठते थे, बल्कि वो रिकमेंडेशन पे लाए गए थे, जिन्हें खुद रिकमेंड किया था सर एलेक्स फर्गसन ने। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड ने सोचा कि वो सब कुछ मैनेजर संभाल लेगा, जो अभी तक सर एलेक्स फर्गसन संभालते आए हैं, जैसा वो चलाते आए हैं, जो नया मैनेजर आएगा वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हर सभी चीजें गलत जाने लगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो रिक्रूटमेंट्स होते थे वो उनके फिलोसफी के अकॉर्डिंग होते थे, प्लेइंग स्टाइल के अकॉर्डिंग होते थे। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर्स होने लगे वो होने लगे मार्किंग नेम्स की वजह से, जिनके प्राइम एग्जाम्पल थे अलेक्सिस सेंचेज, डी मारिया एंड पॉल पोग्बा, जिनमें अलेक्सिस सेंचेज और डी मारिया तो बिल्कुल फ्लॉप ही निकले। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो बोर्ड के जो प्लान्स थे वो सारे के सारे फेल हो गए। उन्हें लगा था कि जो लीडरशिप थी सर एलेक्स फर्गसन की वो उसको रिप्लेस कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बोर्ड था वो ढूंढने लगा एक सेवियर, मैनेजर नहीं, एक सेवियर। और यहीं पे हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड से सबसे बड़ी गलती, यहीं पे वो लॉस्ट कर गए अपनी फुटबॉलिंग आइडेंटिटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब देखो यार, जैसे हम दूसरे क्लब्स के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस प्रॉब्लम को अगर कंपेयर करें तो देखो, लिवरपूल और सिटी दोनों के पास ही ऐसे प्लान्स थे जो कि उनके मैनेजर्स और प्लेयर्स को आउटलास्ट करते थे। अब मैनेजर्स को और प्लेयर्स को आउटलास्ट करने का क्या मतलब था? वो ये था कि उनके जो प्लान्स थे वो इतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म थे कि अगर वो फ्यूचर में प्लेयर्स को भी चेंज करते या मैनेजर को भी चेंज करते तो उनके प्लान्स पे फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब अगर वो प्लेयर्स को चेंज करते तो वो एक नए प्लेयर को अपने प्लान के अकॉर्डिंग अंदर लेके आ सकते थे, अपनी फिलोसफी के अंदर लेके आ सकते थे। एक नया मैनेजर को चेंज करेंगे तो वो जो स्क्वाड उन्होंने बनाई है उसके अकॉर्डिंग एक नया मैनेजर लेके आएंगे। लेकिन यहीं पर मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल उल्टा कर रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी फिलोसफी से बाहर जाके नया मैनेजर लेके आए, अपनी फिलोसफी से बाहर जाके नए प्लेयर्स लेके आए, और उनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वो गलती की जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो डाउनफॉल है वो इतना ज़्यादा हुआ
कि आज मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग के टॉप हाफ में भी नहीं खेल पा रही है, और वो थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की फुटबॉलिंग आइडेंटिटी। यस, दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो डाउनफॉल है वो इतना ज्यादा हुआ। एक टाइम पे एक टीम जो इतनी ज्यादा फियर्ड थी, जिससे टीम खेलने से भी डरती थी, आज वो ऐसी टीम है जिस पे सब हंसते हैं, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो नाम था वो इतना ज़्यादा डूब गया। वो थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की फुटबॉलिंग आइडेंटिटी जिसे वो लॉस्ट कर चुके थे। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो ड्रेसिंग रूम में बहुत बड़े बड़े नाम जुड़ चुके थे, और उन्हीं बड़े बड़े प्लेयर्स की बहुत बड़ी बड़ी ईगो भी थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी प्लेयर्स थे वो हर कोई लीडर बनना चाहता था, लेकिन उस ग्रुप को लीड करने वाला ट्रू लीडर कोई भी नहीं था। सब मैनचेस्टर यूनाइटेड में आना चाहते थे फॉर मनी, फॉर फेम, फॉर ब्रांड वैल्यू, लेकिन कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के लिए नहीं लड़ना चाहता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जितने भी मैनेजर्स आए थे अभी तक, वो अलग तरीके की फुटबॉल खेलना चाहते थे। कोई अटैकिंग, कोई पोजीशन बेस्ड, कोई डिफेंसिव। एग्जांपल है मोरिनियो। मोरिनियो ने खेला, एक टीम बनाई जो कि डिफेंसिव प्ले की टीम थी। देन आया ओले जो अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहता था। उसके बाद और मैनेजर्स आए। देन टेन हाग। टेन हाग के पास एक ऐसी स्क्वाड आई जो अलग अलग मैनेजर की आइडेंटिटी से मिलकर बनी थी, जो कि एक सही स्क्वाड भी नहीं थी। हम जानते हैं कि टेन हाग ने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं, लेकिन उसके पास सच में एक अच्छी स्क्वाड नहीं थी। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें दूसरी टीम्स के साथ, तो भाई लिवरपूल के पास क्लोप था जो कि एक प्रेसिंग फुटबॉल खेलते थे। देन सिटी के पास पेप था जो कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते थे। अब यहाँ पे उनकी आइडेंटिटीज तो पहले ही बन चुकी थी, जो कि अपने फील्ड में थ्राइव भी कर रही थी, लेकिन वही मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी उसी चीज में स्ट्रगल कर रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो फॉल है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, दो गलत डिसीजन लिए। वो इसलिए है क्योंकि बहुत टाइम से मिसमैनेजमेंट होता आ रहा था। अभी तक जितने भी उन्होंने डिसीजन लिए थे, वो उनकी जो प्रीवियस आइडेंटिटी उन्होंने बनाई थी, जो प्रीवियस उन्होंने एक फिलोसफी बनाई थी, वो उससे बिल्कुल अलग थे। और उनके पास एक लॉन्ग टर्म गोल था ही नहीं, जिसकी वजह से कभी भी कोई मैनेजर उन्हें वो रिजल्ट नहीं दे पाया, कोई भी प्लेयर उन्हें वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जिसकी मैनचेस्टर यूनाइटेड को जरूरत थी। और यहाँ पे रोल आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड का, यानी कि ग्लेजर्स का। अब ग्लेजर्स को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था, उन्हें सिर्फ अपने फाइनेंस से मतलब था, उन्हें फुटबॉलिंग डायरेक्शन से कोई मतलब था ही नहीं। प्लेयर्स आते थे, प्लेयर्स साइन किए गए थे सिर्फ उनके मार्की के लिए, सिर्फ उनकी जो ब्रांड वैल्यू थी उसके लिए। वो उस स्टाइल में फिट बैठते हैं या फिर उस फिलोसफी में फिट बैठते हैं, उन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी नहीं था। स्पोर्टिंग डायरेक्टर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है फुटबॉल में, ये हमने देखा है भाई। लिवरपूल, सिटी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, हर किसी के पास स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, लेकिन यूनाइटेड के पास, वी ऑल नो, यूनाइटेड इज नॉट अबाउट फुटबॉल एनीमोर, दे आर बिजनेस। और इसी की वजह से ग्लेजर सब जा चुके हैं। देखो यार, फुटबॉल बिजनेस के तरीके से नहीं लिया जा सकता, वो एक स्पोर्ट है, और ये हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ देख ही लिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इसी चक्कर में खो चुका है अपनी आइडेंटिटी। और भाई फुटबॉल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैरेक्टर और आइडेंटिटी, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ही लॉस्ट कर चुका है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड दोबारा उस फॉर्म पे राइज कर सकते हैं? नहीं। अपनी फॉर्मल ग्लोरी को वो दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर है हाँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड को दोबारा अपनी ग्लोरी को रिक्लेम करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहला है एक फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर। उन्हें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या अचीव करना है, उनके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है वो क्या होने चाहिए। और उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो है स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट। अब जो प्लान मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बनाया है, जो भी वो टाइप का प्ले करना चाहते हैं, जिस भी टाइप से वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, उन्हें उसी के अकॉर्डिंग ही प्लेयर्स को साइन करना चाहिए। अब देखो यार, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कुछ जो कम एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है उन्हें भी साइन कर सकते हैं, जो कि उनके स्टाइल ऑफ प्ले में बिल्कुल फिट बैठते हो। और इसमें आता है फिर हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है स्टेबिलिटी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस टाइम एक नए मैनेजर की या कुछ नए प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। उन्हें एक ही मैनेजर को सारे रिसोर्सेज, उसे जितने भी टूल्स हैं वो प्रोवाइड कराने चाहिए, जिससे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो दोबारा उसकी ग्लोरी पे लेके आ सके।
अभी देखो यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो नया मैनेजर है वो रूबेन एमोरिम। अब मेरे मानने में ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो नया मैनेजर लिया है रूबेन एमोरिम, वो परफेक्ट मैनेजर है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर से टॉप पे लेके जा सकता है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को रूबेन एमोरिम को मौका देना चाहिए, उसे वो टाइम देना चाहिए जिससे कि वो अपनी स्क्वाड को बिल्ड कर सके और मैनचेस्टर यूनाइटेड को दोबारा उन हाइट्स पे लेके जा सके। तो आपको क्या लगता है, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड दोबारा उस हाइट्स पे जा सकती है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हो तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दिस इज़ पुरु, और मिलते हैं अगली वीडियो में।